नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर से दावा किया है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं की कार्यप्रणाली से प्रभावित हो रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मैंने अपील की है कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए सभी लोग बीजेपी का समर्थन करें और मेरी इस पहल का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। इसका इतना असर हुआ है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के एमएलए राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि ये वही राजेंद्र भंडारी हैं जिन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा में मुझे हराया था। मेरी अपील का असर हुआ कि वे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के कई और विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने का भी दावा किया है। भाई साहब, मैं तो पहले दिन जब मैंने पहला बयान दिया था कि मैं मोदी जी के इस विकास कार्य में, पुष्कर धामी जी के इस विकास की श्रृंखला में जो भी योगदान करना चाहिए, मैंने कांग्रेस विधायकों, मुझे खुशी है कि मेरी बात का पहली अपील का जो है समर्थन और मिला है तो मेरी विधानसभा से मिला है। जिनसे मैं चुनाव हारा था राजेंद्र भंडारी, वो बीजेपी के अंदर आए। ये संदेश है कांग्रेस उन नेताओं उन विधायकों के लिए कि आज भी समय है, मोदी के इस विकास कार्य में अपना योगदान देने के लिए आए हैं। क्योंकि जनता के बीच में मोदी पुष्कर धामी के विरोध करके जाएंगे तो इनका बचा कुचा भी समाप्त होने वाला है। भाई साहब, लोकसभा चुनाव में दिव्यांग और 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता अपने घर से वोट डाल सकेंगे। आपको बता दें कि मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए घर से वोट डाल सकेंगे, लिहाजा जिला निर्वाचन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल हल्द्वानी नगर निगम सभागार में एआरओ हल्द्वानी एपी वाजपेयी ने सभी बीएलओ की बैठक की। इस दौरान सभी को दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए फॉर्म नंबर 12D के संबंध में जानकारी दी गई। घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने वाले मतदाताओं की पूरी जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए। निर्वाचन आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता हैं और जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ पर आने में असमर्थ हैं, उनको वोटर लिस्ट में हमने आइडेंटिफाई भी किया है। बीएलओस को ये इसलिए बुलाया गया था कि उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है ऐसे मतदाताओं को अपना मत का उपयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत दे सकते हैं। तो बीएलओस को प्री प्रिंटेड उनको फॉर्म 12D दिए जा रहे हैं जिस पर उन मतदाताओं को आवेदन करना है और ये काम हमें 4 से 5 दिन में उनको वितरित करके ख़त्म करना है। और साथ ही ऐसे मतदाताओं से जो अक्षम है बूथ पे आने वाले 85 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाता, उनसे आवेदन लेकर उनको पोस्टल बैलेट जारी करना है। तो इसी प्रक्रिया के संबंध में आज हल्द्वानी विधानसभा के जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया गया था और सामग्री दी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर चमोली प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में पीजी कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में पीठासीन अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि कर्मचारियों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण और ईवीएम और वीवीपैट के व्यवहारिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1624 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन 400 कर्मचारियों को पीजी कॉलेज और 400 कर्मचारियों को राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में प्रशिक्षण दिया गया है। मैं सबसे पहले उत्तराखंड के आंदोलनकारी शहीदों को नमन करता हूं और ये ताकत और शक्ति उन्हीं आंदोलनकारियों की बुलेटिन में आबाद रामपुर तिराहा कांड को लेकर कोर्ट के फैसले की भी कर लेते हैं। रामपुर तिराहा कांड में कोर्ट ने 2 रिटायर्ड सिपाहियों को सजा सुनाई है। सामूहिक दुष्कर्म और छेड़छाड़ के दोषी 2 रिटायर्ड सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सीबीआई बना मिलन सिंह की पत्रावली में फैसला सुनाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के पीड़ितों
और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला है। बता दें कि जब अलग उत्तराखंड को लेकर आंदोलन किया जा रहा था तो 1994 में मसूरी गोलीकांड के बाद रामपुर तिराहा कांड हुआ था। मैं सबसे पहले उत्तराखंड के आंदोलनकारी शहीदों को नमन करता हूं और ये ताकत और शक्ति उन्हीं आंदोलनकारियों की प्रेरणा से मिली है और आज सारा आंदोलनकारी साथी कम से कम कोर्ट के निर्णय से कुछ राहत महसूस कर रहा है कि शायद हो सकता है लंबे समय बाद निर्णय आया लेकिन आंदोलनकारियों के पक्ष में आया। लोगों को जो है सज़ा हुई, कुछ लोगों को सज़ा होनी बाकी है। तो हमें याद है, वो दिन याद आ रहा है मुझे कि जब हम जेल से छूट के आए थे 94 में, तो ये महसूस हुआ कि यार ये भाई को यहाँ मसूरी और तमाम जगह तो कर्फ्यू लगा हुआ है, मसूरी पहुँचेंगे कैसे? पुलिस तो हमको गिरफ्त में डाल रही है, खोज रही है, लेकिन किसी तरह बच बचा के हम लोग यहाँ मसूरी आए और मसूरी आकर जो है एक रणनीति का हिस्सा बने। और रणनीति क्लिफ हॉल एस्टेट के अंदर भाई सुधीर थपलियाल जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनके आवास पर आने की बात हुई। हम संयुक्त रूप से इकट्ठे हुए, उसमें संघर्ष समिति मसूरी के हुकम सिंह पंवार जी, DR कपूर साहब, मुनीश्वर पांडे जी, कलम सिंह जी और मैं स्वयं उसमें एक। भूधंसाव और आपदा से जोशीमठ नगर को बचाने की मुहिम तेज हो गई है। सरकार इस मामले को लेकर संजीदा नजर आ रही है। इसी कड़ी में जोशीमठ नगर के मुख्य बाजार में दो छोर पर दशकों पुराने ड्रेनेज सिस्टम, सीवर लाइन और पानी के निकासी से हो रहे लीकेज को सुधारा जा रहा है। बड़ी बड़ी JCB मशीनों के जरिए खुदाई करने के साथ बड़े बड़े पाइपों को बिछाने का काम चल रहा है। साथ ही नालियों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इसके अलावा सालों पुरानी भूमिगत पेयजल लाइनों में लीकेज की समस्या और पानी के कनेक्शन के मकड़जाल को हटाते हुए सभी पेयजल आपूर्ति वाले पाइपों और कनेक्शन की जांच की जा रही है। भूमिगत फाइबर केबल लाइन को भी एक पाइप से ढकते हुए मुख्य पेयजल आपूर्ति लाइन को एक ही बड़ी पाइप से जोड़कर बाहर से जोड़ने की कवायदें युद्ध स्तर पर जारी हैं, ताकि आगे से लीकेज की समस्या का सामना ना हो और जो भी पानी लीकेज होगा वो सीधा नालियों के सहारे नीचे बहेगा, जमीन के अंदर नहीं रिसेगा और लीकेज से हो रहे भूधंसाओं पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। कुमाऊं में होली का रंग अब सर चढ़कर बोलने लगा है। लोग होली के जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर होली के जश्न में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। बता दें कि कुमाऊं में एकादशी से होली का रंग देखने को मिलना शुरू हो जाता है। ग्रामीण मंदिरों में जाकर होली गायन करते हैं। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भी चीर बांधने के साथ होली की शुरुआत हो गई है। बता दें कि कुमाऊं की होली की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ महिलाएं और पुरुष होली गायन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पुरुष गांव के हर घर में जाकर होली गायन करते हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से होली की छटा देखने को मिल रही है। होली का रंग अब सर चढ़कर बोलने लगा है और ये पहाड़ की संस्कृति को दिखाती हुई तस्वीर है। किस तरह से अल्मोड़ा में लोग खासतौर पर जो पुरुष होते हैं वो घर घर जाकर के होली गायन करते हैं। इसके अलावा पहाड़ों की खड़ी और बैठकी होली भी दुनिया भर में खूब मशहूर है। तो होली का शबाब अब पूरे चरम पर नजर आ रहा है। जागेश्वर धाम की पौराणिक होली ये देवी के डोले के रूप में गांव-गांव में भ्रमण करेगी। अगले 6 दिनों गांव-गांव में जाएगी, जिससे कि रोग का निवारण होता है। क्षेत्र में देवी के डोले के रूप में पूजन किया जाता है घर घर इसका। खबर भगवानपुर से है, जहां होली और रमजान को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पुलिस चौकी मंडावर में होली और रमजान को लेकर बैठक की गई, जिसमें इलाके के संभ्रांत व्यक्ति और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। मंगलौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही शरारती तत्वों की जानकारी पुलिस के साथ साझा करने के लिए कहा, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे।
ये अभी आगामी लोकसभा चुनाव और होली त्यौहार के मद्देनज़र एक गोष्ठी का आयोजन जो है यहाँ ग्राम प्रधानों, मौजूद व्यक्तियों और समाज के विभिन्न लोगों के साथ की गई है। इसमें अपील हमारे द्वारा ये की गई कि होली का त्यौहार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और जो एमसीसी के वायलेशन है उनका भी पूरी तरह से पालन किया जाए और जनता सहयोग की अपील की गई। साथ साथ ये मैसेज भी दिया गया कि भाई जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाए। नगर के श्रीकोट बेस अस्पताल में एक महिला ने 9 मार्च को 3 बच्चों को जन्म दिया था। जन्म के बाद तीनों बच्चों में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी। शिशुओं के वजन से लेकर अन्य कई तरह की परेशानियां थी, लेकिन अस्पताल की बाल रोग विभाग के डॉक्टरों की टीम ने 10 दिनों के इलाज के बाद बच्चों को जीवनदान दिया है। 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म देने वाली मां, उसके पति और परिजनों ने शिशुओं के बेहतर इलाज के लिए अस्पताल के डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया है। ये बच्चे हमारे पास 9 मार्च को सुबह 7:45 पे हुए थे और चमोली ज़िले से नंदप्रयाग से आए हैं। तो तीनों बच्चे जो है समय से काफ़ी पहले पैदा हो गए थे। वज़न भी तीनों का जो है नॉर्मल बच्चों से काफ़ी कम था। एक का वज़न 1.5 किलो और एक का 1 किलो 600 ग्राम, एक का 1 किलो 700 ग्राम था। तो तीनों बच्चों को शुरुआत में हमने नर्सरी में रखा। जितनी जल्दी केयर देनी चाहिए उतनी जल्दी केयर शुरू हो गई थी बच्चों की। तो शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी बच्चों को देने की। धीरे धीरे बच्चे इम्प्रूव करने लगे और फिर उसके बाद नली के द्वारा और फिर कटोरी चम्मच से धीरे धीरे फीड शुरू करिए। अब बच्चे आज मम्मी की छाती से भी अच्छे से दूध पी ले रहे हैं। तो आज पूरे 9 दिन हमारे पास रहने के बाद अच्छे स्वस्थ हालत में बच्चे जो हैं हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। पेशेंट होती है समय से पहले जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं वो सब हो चुके हैं। जो सुविधा हमारे यहाँ पे सब चीज़ की अवेलेबल थी और सबके जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सब नॉर्मल आई है। रुद्रप्रयाग के शिवनंदी इलाके से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक कार करीब 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। देर रात हुई घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 700 मीटर गहरी खाई में गिरी कार से दोनों मृतकों के शव बरामद किए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। के नारायण बगड़ से एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। घटना हरमन्नी मल्ली गांव की है। आग लगने से घर में रखा फर्नीचर, कपड़े, राशन, नकदी और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। महिला ने बताया कि उसने भैंस खरीदने के लिए 30,000 रुपए कर्ज लिया था, वो भी आग में जलकर राख हो गया है। मामले की जानकारी मिलने पर राजस्व उप निरीक्षक मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से महिला की मदद के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। ये मैं नीचे सो रखा था और ऊपर आग लग गई। पता नहीं कैसे लगी ये आग, मुझे मालूम नहीं है। वो मेरा बैठा कमरा था, एक विधवा महिला हूँ मैं और मैं अपना कार गुजारा कैसे करूँगा। सारे मेरे आग लग के सारे बिस्तरे, कपड़े, फर्नीचर, टीवी सब चीज़ बर्बाद हो गई। बड़ी मुसीबत से मेरे वो कर रखा था, जोड़ रखा था, एक गारंटी का काम करके वो करके मेरे बच्चे का भी सारा डॉक्यूमेंट सारे वो हो गया। पासपोर्ट बना रखा था, बड़ी मुश्किल से मेरे पढ़ा लिखा रखे थे। पर अब क्या करूं मैं, इस मुसीबत में मेरा कुछ नहीं है, सारा अब कुछ नहीं रहा मेरे लिए। मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे खाऊं। जो है कि रात को आया था अपने घर में और ठीक 10 बजे जो है कि यहाँ पर नीचे गांव में हल्ला हो रहा था, जिससे कि मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं और बुजुर्ग और नौजवान साथी और सारे इस गरीब महिला के सहायता के लिए इतनी बड़ी आग लग चुकी थी, जिससे कि ऊपर से मकान का छत भी तोड़ना पड़ा। और यह एक विधवा महिला है। 26 साल पहले इसके पति का देहांत हो चुका था। इसके 2 नादान पाले हैं जो कि अभी तक कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। इस महिला ने दर्द की ठोकरें खा करके जो है कि अपना गुजर बसर किया था तथा इस महिला का जो है कि समूह से लोन भी था। लोन होने के नाते ये महिला अपने बच्चों को लालन पालन के लिए एक भैंस लेने के लिए इसके घर के अंदर 30,000 रुपये थे, वो भी जलकर राख हो चुका है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस विधवा महिला की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इस विधवा महिला को तुरंत अपने विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिलाने की कृपा करें तथा हम समस्त गाँव वाले, महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल,
आपके सदा आभारी रहेंगे। और जय हिंद। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।